का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आज आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखें हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। माने कहा त्रिभुज एबीसी और डीबीसी इस समद्विबाहु त्रिभुज है, माने दोनों भुजाएं बराबर हो गई। मान लो यह भुजा इसके बराबर समद्विबाहु है, दोनों आधार बीसी के एक तरफ है। इसका मतलब शेष भुजाएं ये बराबर वाली यही है। जब ये आधार हो गया तो बराबर भुजाएं दोनों हो गई। अच्छा ये हो गया। और इसके लिए फिगर दिया गया है, देखिए आगे 7.39 इसका जो है बुक में नंबर पर फिगर बना कहा ये एडी को बढ़ाने पर, कहा ये एबी बढ़ाया जाए तो बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि उन्हें कुछ बातें सिद्ध करने दी गई। क्या सिद्ध करने दी गई है जरा देखें। त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी, माने एबीडी और एसीडी ये दोनों सर्वांगसम लाना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और क्या है। त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम त्रिभुज एसीबी, माने एबीपी और एसीबी इसको भी सर्वांगसम लाना है। और क्या करना है, एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए डी को समद्विभाजित करता है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है, इसको भी हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या सिद्ध करते हैं। देखें यहाँ शुरू में एबीडी और एसीडी, देखें एबीडी और एसीडी को सर्वांगसम करना है तो त्रिभुज का नाम लिखते हैं। घर में ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या करें, ऐसे लिखते ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हो गया। ये कहते हैं कि कैसे ज्ञात है, ये ज्ञात हो गया। और क्या बता दें, बी डी बराबर सी डी, ए बी ज्ञात हो गया। और क्या कहते हैं, ए डी बराबर ए डी वो घनिष्ठ है, इसलिए भुजा 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 सर्वांगसमता से, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। भाई भुजाओं की समानता, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संकर भुजाओं के समान है, ऐसी दशा में दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गए। साइड 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अच्छा सर्वांगसम हो गए तो हमारा देखिए पहला सर्वांगसम हो गया, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सिद्ध हो गया। आप इसको आयत में बंद करके ऐसे दिखा सकते हैं कि आपको इसे लाना था, इससे हो गया। यहाँ पर आप चाहे एक साथ सब लिखें या यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि सिद्ध हम ब्लैक पेन से लिख देंगे जिससे दिखता है कि हाँ एक चीज आपने लाया, इसको आपको सिद्ध करना था। फिर और आगे चले, यहाँ दिखाना है ए बी पी और ए सी पी। चलो देखिए कहाँ है ए बी पी और ए सी पी, सोचा चाह रहा है चलो इसको कैसे सर्वांगसम किया जाए। तो देखें अभी आपने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, तो ये सर्वांगसम जो हुआ है इससे कुछ नई चीजें भी मिलेंगी हमको। सर्वांगसम है ना, आगे लिख देंगे जिसका अर्थ है, इसी का आगे बढ़ा दे रहे हैं, इनके संगत भाग समान है। इनके संगत भाग समान हो गए दोनों त्रिभुज के, इसी का आगे बढ़ा दिया हमने। संगत भाग में भी आएगा 1 और 2, इसलिए क्या कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। भाई अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो उसका मतलब संगत भाग समान होता है। इस आधार पर हम कह देंगे 1 वाला कोण 2 के बराबर है। फिर क्या कहेंगे हम, अब किन दोनों त्रिभुजों को लीजिए आप, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी। चले हम लोग इसको सर्वांगसम करें, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और
त्रिभुज ए सी पी में। चलो देखते हैं एबीपी और त्रिभुज एसीपी में, देखते हैं कि कैसे इसको समांतर किया जा सकता है। तो हम पहले क्या देना चाहते हैं इसमें, ऐसे बोल दे रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं इसको, AB बराबर कर दें AC, कैसे कर देंगे ज्ञान। और दूसरी बात क्या बताते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 कहते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया, ठीक है, समीकरण 1 से हो गया 1 2 बराबर, और फिर कर देंगे AP इक्वल टू AP, इसको कर देंगे उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। देखिए ए बी पी और ए सी पी सर्वांगसम हो गया। नियम कौन सा लगेगा, नियम यहाँ क्या लगाया गया, लगेगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज को भुजाओं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर मिल रहा है, ऐसी दशा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ए बी देखो सर्वांगसम करना था नंबर 2 पर आपका, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसको भी आप ऐसे आगे कॉन्सेप्ट से दिखा सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं ब्लैक पेन से कि सिद्धांत ये सिद्धांत हो गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ लाना है कोण एपी, एपी कहा है कोण ए और डी को संदर्भित करता है। एपी देखा जाए ए और डी को, ए और डी को संदर्भित करने का मतलब, तो हम लोग यहाँ थोड़ा ये देखें कि ए को तो संदर्भित कर ही रहा है, समीकरण एक ही बता रहा है, उसको हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ चलना है इस वाले त्रिभुज में, और आगे ही कहा एपी बीसी का लंब समभाजक है। तो चले हम लोग इसको बात करते हैं, इस त्रिभुज को जो है कि लंब समविभाजक है यहाँ से, और साथ में भी दिखाना डी बराबर भाग में बढ़ रहा है, तो हमें छोटे त्रिभुज को भी चले सर्वांगसम करते हैं। क्या हमारे पास पर्याप्त कारण है सर्वांगसमता करने की छोटे त्रिभुजों को? अभी भी त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है, इससे कुछ जानकारी हमको एक्स्ट्रा मिल गई है। क्या मिल गई है? इनके भी संगत भाग समान होंगे, आगे लिख देंगे, इसलिए इनके भी संगत भाग इनके भी संगत भाग समान है, इनके भी संगत भाग से समान हो गए। आगे चलते हैं, संगत भाग समान है तो संगत भाग हम क्लियर में देखें और अपनी जरूरत के अनुसार समानता को हम बताएं। जैसे देखें यहाँ कि संगत भाग जैसे यहाँ से दोनों तरफ सर्वांगसम जब होगा तो हम ये कह सकते हैं बीपी, भाई तो सर्वांगसम का बीपी बराबर हो जाएगा सीपी के, इसलिए बीपी बराबर सीपी, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, जैसे त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में देखते हैं बी डी बराबर सी डी, कैसे कर देंगे ज्ञान, बी डी बराबर सी डी ज्ञान हो गया, बी डी बराबर सी डी ज्ञात है। और कहेंगे पी डी बराबर पी डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और क्या कर देंगे बीपी सीपी, बीपी बराबर सीपी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, इसलिए त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी पी। कौन सा नियम लगेगा? नियम यहाँ लगेगा क्या? अब देखिए भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, सर्वांग समता
से नियम लिखा जाता है। किस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम किया, किस नियम से त्रिभुज को आपने सर्वांगसम किया। तो सर्वांगसम करने का मतलब ये होता है कि इसके संगत भाग को हम समान कर सकते हैं, इसलिए इनके संगत भाग समान है। संगत भाग समान हो गए। अब संगत भाग समान है जिसमें किसको बराबर करना चाहते थे, तो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं ये वाला 3 और इधर 4, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। इस समीकरण का हल तो आप 3 कर दीजिए तथा एक चीज और बता दो, इधर से 5 वाला अच्छा भाई दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए 5 वाला भी 6 के संगत कोण बनेगा, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6 हो गया। 5 बराबर 6, परंतु कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180 अंश भी होगा। 5 और 6 का जोड़ 180 अंश भी होगा। तो 5 और 6 का जोड़ 180 अंश है, इसका मतलब कैसे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म अभिविधि से एक नियम आपने पढ़ा है रैखिक विधि। इसी सरल रेखा पर कोई किरण विधि हो तो ऐसी दशम दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। तो हो गया, इसलिए कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। भाई दोनों कोण बराबर भी, दोनों जोड़ 180 अंश है, तो आधा आधा हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या हो गया, जिसका अर्थ हो जाएगा एक यहाँ से BD जो DB है, देखो DB जैसे इसका अर्थ हो गया DB लंब हो गया किस पर, BC पर। अच्छा DB ही रेखा, DB ही रेखा क्या है, जिसका अर्थ आप सीधे बोल दो AP लंब हो गया BC, यह भी आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना था चौथे वाले पार्ट में। एक चीज और बताया, हमको दिखाना है कि AB जो है कोण A और D का समभाजक है। अब लिख देंगे हम लोग समीकरण, देखिए यहाँ एक को लिखा हुआ होगा कि समीकरण A बराबर 2, कोण A बराबर कोण 2 1। अब समीकरण 1 और एक जन लिखा गया है 3, कोण 3 बराबर कोण 4, 1 और 3 से 3 से AD 1 और 3 से क्या देखना है, 1 में 1 बराबर 2 बताया गया है और 3 में 3 बराबर 4 बताया गया है। तो इसका मतलब है हुआ AP कोण A और कोण D का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। यहाँ इसको भी आप सिद्ध कर चुके, ये आपको सिद्ध करना था। इस तरह से आपने चारों पॉइंट को सिद्ध करने दिया गया था, वो आपने सिद्ध कर दिया। यहाँ लिख देंगे PP सिद्धांत। इस तरह से आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ करके उसके हल को समझते हुए इस तरह आगे पढ़ेंगे, आपको हर बात अच्छा समझ में आएगी। कोई बात अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और वीडियो देख करके इसको आप पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी